अच्छा, अब जैसे कि हमने सेल्फ मेडिकेशन आज का हमने टॉपिक रखा हुआ है। जी सर। आपने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब आप सर्व कर रही हैं तो इस दौरान में आपने क्या महसूस किया कि एक फार्मासिस्ट की एक हॉस्पिटल में ज़रूरत क्यों पेश आती है? सर आज फार्मासिस्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल, फार्मासिस्ट की जो है वो वन ऑफ द कह सकते हैं इंटीग्रल पार्ट है हेल्थ केयर सिस्टम का। हमने शायद बहुत लेट रियलाइज़ किया फार्मासिस्ट की इम्पोर्टेंस का, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि लोगों में जो है वो एक्सेप्टेंस जो है वो आ चुकी है। इवन डिफरेंट कैडेट्स में भी एक्सेप्टेंस आ चुकी है, जनरल पब्लिक में भी जो है एक्सेप्टेंस आ चुकी है। क्योंकि आपको पता है आजकल जो मसले मसाइल होते हैं वो सारे मेडिसिन से रिलेटेड ही होते हैं कि भाई दवाइयों की अवेलेबिलिटी का मेक श्योर करवाना, स्पेशली साइड इफेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। तो फार्माकोविजिलेंस जैसी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं वहाँ पे। तो जब मैं हॉस्पिटल में गई तो मैंने देखा कि सिर्फ प्रिक्योरमेंट तक ही जो है, स्पेशली अगर मैं मेयो की बात करूँ तो हमारे वहाँ पे ऑलमोस्ट 60 फार्मासिस्ट जो है, पूरा एक सेटअप है। तो पूरे 60 फार्मासिस्ट जो है वो मौजूद हैं, जिसमें क्लिनिकल सेटअप में भी वो आ रहे हैं, मतलब वार्ड फार्मासिस्ट भी हैं, वो फार्माकोविजिलेंस को भी देख रहे हैं, प्रिक्योरमेंट को भी देख रहे हैं, मेडिसिन स्टोर्स भी देख रहे हैं, ओपीडीज भी देख रहे हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ अगर आप नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कि पूरा सिस्टम वन ऑफ द कोलैप्स भी कर सकता है। ठीक हो गया जी सर। अच्छा डॉक्टर साहब, जितनी भी हमारे मुल्क में फार्मेसीज हैं या छोटे मोटे मेडिकल स्टोर्स हैं, आप बीइंग फार्मासिस्ट क्या समझती हैं कि उसके ऊपर क्वालिफाइड बंदे का होना क्यों ज़रूरी है? सर ये तो एक बहुत ही वो डिबेट है, किसी दिन अगर सिर्फ आप यही टॉपिक रखेंगे तो इट्स अ वेरी लॉन्ग डिबेट। लेकिन इसको कट शॉर्ट करके ये कहूँगी कि जैसे आपको पता है कि 2007 में जो है वो हमारे ड्रग एक्ट 1976 में जो है वो पंजाब ड्रग रूल्स आए थे। उसमें स्केड्यूल जी जो था वो हाईलाइट किया गया था। वो एक यही डिफरेंस था कि मेडिकल स्टोर्स को जो लाइसेंस दिया जा रहा है और जो फार्मेसी को दिया जा रहा है उसमें जो डिफरेंस है वो है जी स्केड्यूल जी का, कि कुछ सर्टन काइंड ऑफ मेडिसिन है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको कहते हैं ना ऑथराइज प्रिस्क्राइबर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिल सकती हैं, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी में ही अवेलेबल हो सकती हैं, आपके मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल नहीं हो सकती। तो ऑब्वियसली वहाँ पे फार्मासिस्ट होगा तो मेडिसिन वो अवेलेबल होंगी, और वो फिर मेक श्योर करेगा उसकी काउंसलिंग करना, उसको सही तरीके से आपको गाइड करना, उसका मिसयूज़ ना हो, उसको रोकना, और स्पेशली जो सेल्फ मेडिकेशन है उस पर को भी रिड्यूस करवाना। सो अगर फार्मासिस्ट होगा ये काम हो सकेगा सर। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर एक आम आदमी ये समझे कि मेडिकल स्टोर और फार्मेसी में फ़र्क क्या है तो कैसे समझे? मेडिकल स्टोर, हाँ जैसे मेडिकल स्टोर में और फार्मेसी में ये फ़र्क है कि जो एक मेडिकल स्टोर होता है उसमें ना कुछ जो जनरल कुछ आप कह सकते हैं कि लिस्ट ऑफ मेडिसिन होती हैं, ठीक है, वो जो है वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। वहाँ पे जो है आपको एक डिस्पेंसर मिल जाता है, ठीक है, जिसको हम फार्मेसी टेक्नीशियन भी कहते हैं, ठीक है, जो 2 साल का डिप्लोमा होल्डर होता है। तो वो आप कह सकते हैं कि उसका कस्टोडियन होता है। तो उसकी जुरिडिक्शन में जो दवाइयाँ आ सकती हैं एज पर ड्रग लॉ, वो वहाँ पे वो उनको प्रोवाइड करता है, ठीक है। इन कंपेयर जो फार्मेसी होती है वहाँ पे आपको फार्मेसी टेक्नीशियन भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन उसकी जो सुपरविजन है वो एक डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो 5 साल की डॉक्टरेट डिग्री लेके आया है वो उसको सुपरवाइज कर रहा होगा। और उसको वही जो मैंने बताया कि स्केड्यूल जी के अकॉर्डिंगली हर तरह की दवाइयाँ वो रख सकता है। उसमें आपके पास एंटी डिप्रेसेंट्स आ सकती हैं, वैक्सीन्स आ सकती हैं, एंटीबायोटिक्स आ सकती हैं, नार्कोटिक्स आ सकता है, मतलब वो उस चीज़ के लिए ऑथराइज है, क्योंकि उसको पता है कि इस चीज़ को सही तरीके से किस तरह से देना है। सो दिस इज़ अ डिफरेंट, कि एक मिनी स्टोर आप कह सकते हैं और एक प्रॉपर फुल फ्लेज स्टोर। अगर नॉर्मल लोगों में बताऊं कि एक होता है ना एक मोहल्ले की दुकान हो गई, एक सुपरमार्केट हो गई, सो ये एक डिफरेंस हो गया मेडिकल स्टोर और फार्मेसी में। हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेल्फ मेडिकेशन। हाँ जी सर। खुद से अपना इलाज करना और खुद से कोई भी दवाई जो है वो इसका इंटेक करना। हाँ जी। आप बीइंग अ फार्मासिस्ट आप क्या समझती हैं कि सेल्फ मेडिकेशन कितनी नुकसानदेह होती है? सर सेल्फ मेडिकेशन जो है वो बहुत ही नुकसानदेह होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना लोगों का एक बिलीव है, उनको लगता है कि जैसे कोई छोटी मोटी इलनेस हो गई है, कोई भी ऐसा सिम्टम्स हो गया है, तो उनको लगता है कि जो माइनर इलमेंट्स होती हैं उनके लिए शायद कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं होती, कि आपको मेडिकल एडवाइस नहीं चाहिए होती, उसमें हम खुद ही दवाई खा के जो है वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि अगर आप शॉर्ट टर्म में, ये अगर होता है ना कि शॉर्ट टर्म नहीं होती, अब थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपने अगर एक पेन किलर भी ली है तो लॉन्ग टर्म में वो कितनी कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए कॉज कर सकती है, तो वो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। तो ये लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि थोड़ी देर के लिए आपने हो गया कि दवाई खा ली, चलें एक आध दिन तो चलें हो गया ठीक, लेकिन अगर आप उसको हैबिट बना लेंगे तो लॉन्ग टर्म में वो आपके वो कहते हैं ना आपके गुर्दे डैमेज कर सकता है, आपके ऑर्गन डैमेज कर सकता है, हर तरह से आपको अफेक्ट कर सकता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, अगर कुछ प्रिस्क्रिप्शन जो है ना वो नुस्खाजात आपकी नज़र से गुजरें, उनके ऊपर अगर प्रॉपर डोज मेंशन ना हो तो बीइंग अ फार्मासिस्ट आप उस डोज को मैनेज कैसे करते हैं? उसके लिए तो ये है कि अगर तो मेरा एक्सेस हो कि उस टाइम मैं प्रिस्क्राइबर को अप्रोच कर सकती हूँ,
ठीक है, अगर मैं मतलब जैसे कॉल कर सकते हैं अगर उस टाइम पता हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ओपीडी फार्मेसी में डील कर रही हूँ, मेरे पास कुछ ऐसी प्रिस्क्रिप्शन आ जाए तो उस टाइम जाहिर बात है जिसने प्रिस्क्राइब किया होगा वो उस टाइम ओपीडी में मौजूद होगा, तो बीइंग मैं कॉल के थ्रू अगर जानती हूँ तो कर लूँगी। अगर मुझे लगेगा कि नहीं इसमें ज़्यादा अलर्ट है, मुझे जाकर ही करना पड़ेगा क्योंकि मतलब नहीं हो सकता कि मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं पर्सनली विजिट भी कर लेती हूँ। लेकिन इन केस ऐसा नहीं होता, कुछ अगर छोटी मोटी चीज़ें जो हम कर सकते हैं, तो फिर आप पूरी प्रिस्क्रिप्शन को रीड कर सकते हैं, आप उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं वो किस कंडीशन के लिए दी जा रही है, तो उसके लिए अकॉर्डिंगली फिर आपको आइडिया हो जाता है। तो बीइंग अ फार्मासिस्ट फिर हम उसको एडजस्ट करके ताकि पेशेंट के वेलफेयर के लिए कि उसको सही दवाई मिल जाए और टाइमली मिल जाए चीज़ें, तो फिर हम इस तरह से उसको मैनेज कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आप सर्व कर रही हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो हमारी जो जितनी भी पेशेंट्स होते हैं ना, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल की दवाइयों के ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं होता? वैसे अभी तो ट्रस्ट हो रहा है, अभी तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब देखें हमारी मैडम सीएम भी जो है वो फ्री मेडिसिन जो है वो पूरे मतलब कहते हैं ना पूरे पंजाब में जो है प्रोवाइड कर रही हैं, तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव और लिटरली लोगों को इससे फ़ायदा भी हो रहा है। तो अब जो है, लेकिन ये है कि पहले मतलब होगा हाँ कि कुछ है लोगों की थोड़ी सी साइकी है कि उनको इतना ट्रस्ट नहीं होता, उनको शायद लगता है कि जो चीज़ आजकल ब्रांड का एक कल्चर है तो उनको लगता है कि जो चीज़ ब्रांडेड है तो वो ही अच्छी होगी। या दूसरा ये हो जाता है कि हमें कहते हैं ना कि मुफ्त में हमें कोई चीज़ मिल जाए ना तो हमें उसकी शायद उतनी कदर नहीं होती, ये भी एक चीज़ है, तो शायद इस वजह से। लेकिन अब ये है कि विद द टाइम लोगों की थिंकिंग चेंज हो रही है, और क्योंकि आपको पता है महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और दवाइयाँ की आपको पता है कि कीमतें आसमानों को छू रही हैं, तो अगर वो फ्री में मिल रही हैं तो अब लोगों का वो ट्रस्ट भी डेवलप हो रहा है उस तरह से, क्योंकि वो थोड़ी सी उनकी अप्रोच से फाइनेंशियली भी दूर होती जा रही हैं, तो आई थिंक उनका थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, हमने देखा है डॉक्टर साहब वायरल डिजीज़ के ऊपर काफ़ी ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो आपको ऑफर कर रहे होते हैं। इनकी दवाइयाँ रखने का जो टेम्परेचर और बाकी जो चीज़ें होती हैं इसको मेंटेन करने का, क्या आप ये समझती हैं कि वो रिलायबल होता है? हाँ जी सर, बिल्कुल रिलायबल होता है। जैसे अगर मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करूँ, ठीक है, हमने इसमें कोल्ड स्टोरेज रूम्स जो है वो बनाए होते हैं, जैसे आप वैक्सीन्स वगैरह रख रही हैं, तो ये सारा प्रॉपर तरीका जो है वो, मैंने वही कहा ना कि जैसे आपने शुरू में बात की कि एक मेडिकल स्टोर और फार्मेसी में, तो दिस इज़ अ डिफरेंट कि वहाँ पे एक जो इंसान उसको सुपरवाइज कर रहा है वो क्वालिफाइड उस चीज़ के लिए, वो एक डॉक्टरेट डिग्री लेके बैठा है वहाँ पे, तो इसलिए उसको पता है। तो अगर मैं म्यो की भी बात करूँ, जहाँ पे भी इवन अगर हमने एमरजेंसी में भी अगर कुछ इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, इवन मेन स्टोर्स में भी रखी हुई हैं, तो हमने उसके लिए पूरे वो एरियाज़ बनाए हुए हैं वहाँ पे, और इसके अलावा उसको सुपरवाइज जो कर रहा है वो वही एक एजुकेटेड क्वालिफाइड पर्सन है, तो पूरे प्रोटोकॉल्स बने होते हैं, उसको चेकिंग हो रही होती है रेगुलरली, तो ये सारी चीज़ें जा रही होती हैं। कोल्ड स्टोरेज है, उनके डाटा लॉगर्स लगे होते हैं, हर चीज़ें, इवन रेफ्रिजरेटर्स हैं तो उनके टेम्परेचर्स रोज चेक हो रहे होते हैं सुबह दोपहर शाम, तो हर चीज़ों को इस तरह से रखा जा रहा होता है। ठीक हो गया।